बजट आ चुका है और अब रियल एस्टेट के अच्छे दिन आने वाले हैं। जी हाँ, आज बजट में जो घोषणाएं हुई हैं वो कुछ इस तरफ ही इशारा कर रही हैं। वित्त मंत्री गोयल के पिटारे से घर खरीदारों और बिल्डर्स दोनों के लिए सौगातें आई, इसलिए हम कह रहे हैं कि रियल एस्टेट के अच्छे दिन आएंगे। इस चर्चा में हम शामिल कर रहे हैं कुछ बड़े मेहमानों को, जिनसे हम पूछेंगे कि क्या वाकई में आज जो अनाउंसमेंट हुए हैं, बजट में जो कुछ आया है, उससे रियल एस्टेट के लिए अच्छे दिन अब नजदीक दिख रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप के सीएमडी निरंजन हीरानंदानी, साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनरॉक प्रॉपर्टीज कंसल्टेंट के चेयरमैन अनुज पुरी साहब, और आगे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन गीतांबर आनंद साहब। तो चर्चा हम पहले शुरुआत करते हैं निरंजन जी के साथ, और उससे पहले कि मैं निरंजन जी से पूछूं, अनुज जी से पूछूं, जरा सुन लेते हैं कि वित्त मंत्री साहब ने सौगातें क्या दी हैं रियल एस्टेट को। The benefit of rollover of capital gains under Section 54 of the Income Tax Act will be increased from investment in one residential house to 2 residential houses. For a taxpayer having capital gains up to rupees 2 crores. This benefit can be availed once in a lifetime. तो वित्त मंत्री साहब जब अपनी ये बात रख रहे थे तो उन्होंने मुंबई का भी उदाहरण दिया कि यहाँ पर लोग आमतौर पे जो उनके पास घर होता है, बेचते हैं, अच्छी कीमत आती तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और फिर शायद 2 घर ले लेते हैं, तो वहाँ बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाती है। निरंजन जी, ये जो लेकर आए हैं कि एक घर बेचें, रकम आए तो फिर 2 पे खरीद ले और कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं, कितना फायदा है कंज्यूमर्स को इससे? बहुत ही फायदा है। आज के तारीख में न्यूक्लियर फैमिली सब बनते जा रहे हैं, तो लोगों को जो फैमिली रहती है तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए 2 घर कर दें, 2 जन का फैमिलीज ग्रो हो जाए, इंडिपेंडेंस भी हो जाए। तो वो तो कॉमन फैक्टर रहा है, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी बम्बई की नगरी में जैसे फैलाते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट, तो वहाँ वो एक्सपेंसिव एरिया से और सस्ते एरिया जहाँ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ जाते हैं। तो मेरे अंदाज से ये बेनिफिट ज़रूर होगा। सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम दिए और वो 2 फ्लैट के लिए दिए, उनके 3 बच्चे हो तो क्या करें। तो मेरे अंदाज से ठीक है, एक शुरुआत हो गई है। दिल मांगे मोर नहीं, रियलिटी है। दिल मांगे मोर कभी होता है जब हम समझते हैं कि अनरियल है, वो मिल गया है और चाहते हैं। ये तो रियलिटी की बात है। आपके पास 3 बच्चे हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करना चाहिए कि जितने बच्चे आपके पास है उतने हिसाब से देने चाहिए। तो मेरे अंदाज से ये बात है। लेकिन रियलिटी में आप देखेंगे तो उन्होंने जो जिक्र किया जीएसटी के बारे में, वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, वित्त मंत्री के हाथ में नहीं है कि वो जीएसटी का परिवर्तन करें, लेकिन वो पेंडिंग है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास और जीएसटी काउंसिल पास करेगी। लेकिन उन्होंने जिक्र जरूर किया कि सरकार ये चाहती है कि इसको रैशनलाइज कर दे। वो जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तो लोगों खरीदने में हिचकिचाते हैं। लोग बोलते हैं जीएसटी 12% है या 8% है या 5% है, और 50 लाख के घर पर 12% पर 6 लाख के ऊपर हो जाता है, और 5% हो 50 लाख पर तो 2.5 लाख हो, तो नेचुरली वो हिचकिचाए। मेरे अंदाज से जो भी निर्णय करें जीएसटी के बारे में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर करें, जल्दी से जल्दी कर दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला रहता है। लास्ट बात रहती है कि एक्चुअली जीएसटी रेट 0 है। आप ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले दें तो उसका जीओ 0 हो, इसलिए जीएसटी को रैशनलाइज करने की आवश्यकता है। अनुज जी, निरंजन जी ने भी कहा जीएसटी, और मैंने आज जितने भी रिएक्शंस पढ़े हैं रियल एस्टेट से जो लोग भेजते हैं बजट के बाद, उसमें बाकी बातें तो जो हम करेंगे वो कर ही रहे हैं, लेकिन सबने इस जीएसटी वाले पॉइंट को बड़ा एम्फेसाइज किया है। तो क्या सारा दारोमदार उधर ही ज्यादा है, असली जो चेंज है वहीं से आएगा? विपिन, बात तो ठीक है ये, क्योंकि जीएसटी बहुत भारी भरकम टैक्स हो गया है। 12% हम जैसे जब बेचते हैं प्रॉपर्टीज तो हमें पता लगता है कि 12% जो बायर है ना, वो बोलता है यार प्रॉपर्टी के दाम कम होने चाहिए थे, ये कम होते होते तो बढ़ गए एकदम 12% से, एंड काफ़ी सिवियर हो जाता है। पर्टिकुलरली अगर बॉम्बे जैसे आप नगरी में देखें तो यहाँ पे जो अगर इस एरिया में जिधर हम बैठे हैं, लोअर परेल या साउथ बॉम्बे की साइड पे देखें तो 3-4 करोड़ के आम अपार्टमेंट है, उसके ऊपर 12% टैक्स लगना 50 लाख रुपए के करीब एडिशनल टैक्स लग जाता है। और ये इंडस्ट्री की काफी देर से मांग रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कि भाई आप इसके अंदर रैशनलाइज करो, ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे टैक्स है। तो वो थोड़ा सा उम्मीद थी,
पर ये उन्होंने अच्छा बोला कि भाई ये जीएसटी काउंसिल को चला गया है। उम्मीद ये होती है कि भाई जो रिकमेंडेशन आएगी जीएसटी काउंसिल से वो पॉजिटिव आएगी ताकि जीएसटी रिड्यूस हो जाए। और स्टैंप ड्यूटी 6% है। हाँ, और तो 18% हो जाता है फिर। तो सब मिला के ये टैक्स वाला बोझ काफी ज्यादा हो जाता है, जिसको अगर कम करेंगे तो अच्छा। एक निरंजन जी, उन्होंने ये भी कहा कि अब 2 मकान हैं तो वो रेंटल पे जो आपका नोशनल टैक्स लगता था वो भी अब आप नहीं लगेगा, तो कितनी राहत आएगी इससे? सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। सेल्फ ऑक्यूपेशन की क्या पोजीशन है, ये बहुत बड़ी बात रहती है। और हमने देखे 2 मिनिस्टर मंत्री से बात हुई थी, उनकी फैमिली कोई पढ़ने को गए हैं, कोई एक विलायत को गए, एक दिल्ली है, तो वो एक घर यहाँ रखा है उनके लिए, तो वो खाली घर है, वो एक में रहते हैं, दूसरा खाली घर है, तो उनके ऊपर भी टैक्स लग गया। तो ये तो जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उसको सुलझा रहे हैं। लेकिन ये जो कानून है रेंटल हाउसिंग के ऊपर टैक्स करना खाली घर पर, वो गलत है। क्योंकि इसमें इंथुजियाज्म नहीं होता कि हम सरप्लस क्रिएट करें। कल उठ के कपड़े के मार्केट में आप बोले कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर आपका कपड़ा ना बिके तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो कैसे होगा? तो आपको जब कोई भी क्षेत्र में सरप्लस क्रिएट करना है, हाउसिंग में हो या रोटी कपड़ा मकान कहाँ भी हो, तो आप ऐसे कानून नहीं रख सकते जहां जो अनसोल्ड स्टॉक हो तो उनके ऊपर टैक्स हो। तो हम तो ये भी अपोज करते हैं, ये 2 घर की बात नहीं है, ये एक्चुअली पॉलिसी ही गलत है। लेकिन ठीक है, शुरुआत की है। पर अनसोल्ड इन्वेंट्री की जो आप बात कर रहे हैं उस पे तो आप लोगों को रिलीफ आई है? नहीं, वो 2 साल की दी है। हाँ। लेकिन हमें तो ऐसे करना है कि लाखों मकान एक्स्ट्रा बनाने हैं। क्योंकि देश की जो कमी पड़ती है वो 1 करोड़ मकान है, और जब तक हम सरप्लसेस को इनकरेज नहीं करेंगे, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। खाली मकान को आप टैक्स करेंगे, ये तो गलत है, तो लोग ऑक्यूपेशन नहीं लेंगे मकान के। तो ये एक हम समझते हैं कि 2 साल का किया है, वो भी बहुत बात अच्छी है, तो मैं प्रशंसा करता हूँ। आई थिंक इट्स कॉम्प्लीमेंटरी। लेकिन इसके ऊपर सोचना है कि इसको कंप्लीटली निकाल देना चाहिए, हमें सरप्लसेस क्रिएट करनी हो तो। राइट। तो अनुज जी, आप चूंकि एक बजट ऐसा था जिस पर फोकस ये था कि अब अंतरिम बजट है लेकिन चुनाव के पहले वाला बजट है, तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के लिए काफी कुछ आया, दिखने में तो बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ और उम्मीद थी? विपिन, मैं बोलूंगा जैसे शुरू हुआ था स्पीच तो ऐसे लगा पहले 15-20 मिनट की तो बिल्कुल पॉपुलिस्ट है एंड समरी हो रही थी 4.5 साल का जो काम किया गया है, एंड रियल एस्टेट का फिर टिल दी लास्ट कोई जिक्र नहीं था। तो ऐसे लगा कि फिर रियल एस्टेट इस बारी चला गया। 2014 में एक बारी सुना था, 15, 16, 17, 18 में हमने ज़्यादा सुना नहीं था रियल एस्टेट का। तो सडनली जो लास्ट के जो पॉइंट्स थे, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए उसके अंदर। मेरे हिसाब से जो भी चेंजेस किए हैं ना, वो बिल्कुल बड़ी एक्यूरेट किसी ने समझ के इस बारी की हैं। जैसे निरंजन भाई ने बोला, बड़ा जबरदस्त बोला कि आपके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है, बिल्डर तो बेचना चाहता है, बिल्डर क्यों रोकेगा? उसके पास इंटरेस्ट का बर्डन, लोन का बर्डन, कैश फ्लो का बर्डन, वो तो बेचना चाहता है। वो मार्केट नहीं चल रहा इस टाइम पे, तो पहले उन्होंने वो एड्रेस किया कि 1 साल का 2 साल उन्होंने कर दिया वहां पे कि भाई इस पे टैक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहली बारी मैंने देखा विपिन, इसके अंदर इस बारी डिमांड पे फोकस किया गया कि बोला डिमांड को कैसे इनकरेज करें। जैसे निरंजन भाई ने बोला ये कैपिटल गेन्स का कि 1 घर बेचो तो 2 घर के ऊपर, पहले क्या होता था 1 घर बेचो तो 1 ही घर पे आपको उसका ऑफसेट मिलता था। अभी उन्होंने प्रैक्टिकली सोचा कि क्यों लेट्स मेक इट कंजम्पशन एज वेल, उसके अंदर 2 घर बना दो। सिमिलरली अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर एक और घर है आपके ऊपर, पहले उसके ऊपर टैक्स लग जाता था और नोशनल रेंट, तो उससे डिमांड नीचे चली जाती थी, सेकेंड होम कोई लेता नहीं था। अभी उन्होंने बोला इसको हटाओ, फॉर लाइफ हटाओ इसको। तो आप देखोगे ये जो चीजें जो करी हैं, ये सम करेक्टिव मेजर, जैसे नरेंद्र भाई ने बोला कि पहले था नहीं ये टैक्स के, अनसोल्ड इन्वेंट्री डेवलपर के पास जो रह गई उसके ऊपर टैक्स हो जाए। अभी उनको समझ आई कि भाई ये डेवलपर रुकना नहीं चाहता है, ये तो चल नहीं रही है, और चल नहीं रही, इसके लिए डिमांड को बढ़ाओ। तो उन्होंने बूस्ट दिया इस बारी डिमांड को। तो मेरे हिसाब से काफी सोच समझ के इस बारी जो निकालने हैं इनके एलिमेंट्स टैक्स के अंदर, अच्छे निकाले हैं। और चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए और बट कुछ ऐसी भी हैं विपिन जो बजट के अंदर नहीं आ सकती, जैसे लिक्विडिटी है या एनबीएफसी का है। वो जो आपने बताया ना, लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि जैसे हमारे रेरा आ गई तो 70% इमोबलाइज हो जाते हैं, और जो प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इमोबलाइज होते हैं तो यहाँ मकान का हमारा सेल अच्छा है, यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ से पैसे यहाँ नहीं लगा सकते, तो लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। प्लस हम अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे हम बनाते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और उसकी आज के तारीख में लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। सरकार ने ये आइडेंटिफाई की कि ये लिक्विडिटी क्राइसिस है। इस पर हमने रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब से भी मुलाकात की कि हम आपको ये लिक्विडिटी के इशू एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली आईएलएफएस की ये प्रॉब्लम के बाद, क्योंकि ये लिक्विडिटी क्राइसिस आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका कंस्ट्रक्शन इतनी वॉल्यूम बन ही नहीं सकते। तो इसको एक बहुत बड़ी बात है, हमको कैसे एड्रेस करना है। जैसे आपने कहा इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ द बजट इसको एड्रेस करना, लेकिन उन्होंने एमएसएमई के लिए एड्रेस किया, तो एक मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी हमको करना जरूरी है। तो काफी सारी बातें यहाँ पर आज की वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट को लेकर, भले ही थोड़ा लेट आगे की तरफ की बजट के अंदर, उन्होंने खरीदारों को भी एड्रेस किया, डेवलपर्स को भी एड्रेस किया। डेवलपर्स के लिए क्या कुछ और फोकस था, थोड़ा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। To the real estate sector, I have proposed to extend the period of exemption from levy of notional income tax on income tax on notional rent on unsold inventories from 1 year to 2 years from the end of the year in which the project is completed. किसी के पास कोई घर है अभी बिका नहीं है, कोई ऑफिस है बिका नहीं है, तो 1 साल के बाद नोशनल रेंट पे इनकम टैक्स भरना पड़ता था, अब वो 2 साल तक उनको इनकम टैक्स की छूट दे दी गई। चलिए, तो वित्त मंत्री जी ने जो बातें कही उसका तो वेलकम हम कर ही चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा ATIB जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, तो सरकार का थ्रस्ट सीधा सीधा वहाँ पर है। ATIB लंबे समय से चल रहा है, सरकार ने उसे फिर कंटिन्यू कर दिया, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। क्या और कुछ करने की ज़रूरत थी? नहीं, वो मेन मुख्य क्या है, जब तक हम ये सोच नहीं रखें, जैसे उन्होंने दूरदृष्टि की है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, उसमें एक ही खामी रहती है, हम सोच रहे हैं कि सिर्फ ओनरशिप हाउसिंग हो जाए, लेकिन आप अमेरिका जैसे अमीर देश के बारे में बात करें तो 50% लोग रेंटल हाउसिंग में रहते हैं। तो जो प्रोत्साहित उन्होंने ओनरशिप हाउसिंग या अफोर्डेबल सेगमेंट में किया है, मेरे अंदाज से वो रेंटल हाउसिंग पर उतना ही जोर देते। तो जो ऑब्जेक्टिव सरकार करना चाहती है, जो प्रधानमंत्री करना चाहते हैं हाउसिंग फॉर ऑल के ऐलान से, मेरे अंदाज से इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी घर खरीद नहीं सकता और ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आपको रेंटल घर मिल जाए तो वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरे अंदाज से लिक्विडिटी, GST और रेंटल हाउसिंग ये तीसरा एक पगला है जो हाउसिंग के लिए बहुत ही परिवर्तन कर सकता। तांबर साहब, एक नजर में रियल एस्टेट के लिए ये बजट आपको कैसा लगा? अनुज जी से हम पूछ चुके हैं, निरंजन जी से पूछ चुके हैं, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव बजट है। सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं, सब पूरे अक्रॉस हर कम्युनिटी को देखा गया है। सबसे बढ़िया बात इस बजट में ये है विपिन कि हर भारतीय सिटीजन के हाथ में खर्चने के लिए पैसा और देने की चेष्टा की गई है, और इससे क्या होगा कि आपकी कंज्यूमरिज्म को एक और बूस्ट मिलेगा। हाउसिंग को तो मिलेगा ही, लेकिन हर स्फीयर में क्योंकि स्पेंडिंग मनी मिलेगा, 5 लाख का जो इन्होंने इनकम का स्लैब कर दिया है, उससे तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो हर सिटीजन, हर स्ट्राटा, सोसाइटी के हर स्ट्राटा को एक फ्री मनी मिलेगा और खर्चने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आज आपकी टैक्सेबल इनकम का स्लैब 5 लाख रुपए कर दिया है, जो एग्जेम्प्ट है टैक्स से, तो उससे आपकी एनुअल सेविंग जो है, आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली, हम अभी कैलकुलेशन कर रहे थे, एक सिंगल पर्सन की सेविंग बिटवीन करीब आप मानिए 10,000 रुपये महीने की सेविंग होती है अप्रॉक्सीमेटली, या मेरी थोड़ी कैलकुलेशन मे बी आई एम नॉट करेक्ट, बट एक कपल को, अगर एक कपल को 5-5 लाख इनकम मिल रही है, दे कैन एक्चुअली टेक अ होम लोन मोर ऑफ 10 लाख रुपीज। सो व्हाट हैपेंस इज दैट देयर परचेजिंग पावर उनका बढ़ जाता है, और इससे आपकी रियल एस्टेट को नेचुरली एक बूस्ट मिलता है। ये अपनी जगह एक बूस्ट आएगा रियल एस्टेट में। दूसरा, जो इन्होंने कैपिटल गेन्स को ऑफसेट करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी अलाउ की है, ये हमारी बहुत देर से एक मांग थी सरकार से कि कोई अपना पुश्तैनी मकान बेचता है, उनके 2 बच्चे हैं, तो हर बच्चे के लिए एक मकान ले सकें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बूस्ट देगा, 2 करोड़ तक की जो उन्होंने लिमिट लगाई है, तो ये
अपने आप में एक और बूस्ट लेके आएगा रियल एस्टेट को। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा बजट है। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री पे इन्होंने नोशनल इनकम लगाई थी वो 2 साल के लिए आफ्टर कंप्लीशन अब जो दिए हैं उससे भी थोड़ा सा रिलीफ आएगा, जबकि हम मांग रहे थे इसको कंप्लीट एग्जेम्पशन मांग रहे थे क्योंकि होना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए 2 साल दिए, 1 साल से 2 साल, ये भी बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। तो ऐसे हर चीज में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी दिखी आज, तो ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया बजट रहा। राइट, चलिए तो आप कह रहे हैं कि बढ़िया बजट है हर तरीके से। निरंजन जी, अगर थोड़ा सा होम लोन पे भी अगर रिलीफ जो और आपको टैक्स की मिलती बढ़ जाती तो शायद मजा आ जाता। बात सही है, लेकिन क्या हुआ है कि उनकी जो दृष्टिकोण रही है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में है। तो कहना चाहते हैं कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में जितना लोन लेते हैं उनका एग्जेम्पशन तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है, तो वो दूसरे क्षेत्र में ध्यान ज्यादा दिया नहीं। एक्चुअली उनको हर एक के लोन के ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास और जो मुंबई जैसे क्षेत्र में है, दिल्ली है जैसे शहरों में है, वहाँ उसकी जो डिडक्शन है वो कम पड़ती है। और लेकिन घर सस्ते नहीं हो रहे क्योंकि जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं। ओवरऑल आप देखें रेडी रेकनर रेट या जो सर्कल के रेट्स हैं वो इतने बड़े हैं कि, और वो बड़े हैं गलत कारण। लोग ये रेडी रेकनर रेट बढ़ा रहे हैं किसके लिए? कि उनको टैक्स ज्यादा मिले। तो जो और इनकम टैक्स देख रही है कि वो रियल रेट है, तो इसमें बहुत ही अंतर है। इसलिए अन्याय हो रहा है कि जो रेट रेडी रेकनर के आप देखिए नारीमन पॉइंट में आप देखेंगे तो आपको जो प्राइस है 5,000 7,000 का फर्क है। जो ट्रांजैक्शन में आपको आज ऑफिस मिल रही है वो रेडी रेकनर रेट से 5,000 रुपया कम में मिल रही है। तो अभी कैसे होगा? आप इनकम टैक्स के पास जाएंगे कि हम ये कम रेट में खरीद रहे हैं, तो वो गलत है। और आप क्या चाहते हैं कि भाव बढ़े या कम हो? तो मेरे अंदाज से ये एक सिचुएशन रहा है। और हमारे चेयरमैन CBDT से बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं ये हम करेंगे तो लोग ब्लैक मनी करेंगे, लेकिन हमें कोई रास्ता निकालना है कि हम भाव गिरा के भी लोग बेचें। हम चाहते हैं कि बिल्डर को जो बेचना है और कम भाव करके बेचना है और रेडी रेकनर के ऊपर न देखते हुए ये डर नहीं हो कि इनकम टैक्स वाले गलत दृष्टि से देखेंगे। तो ऐसे जो रेक्टिफिकेशंस हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन आप ओवरऑल देखा जाए तो मेरे अंदाज से अनुज जी ने कहा कि जो GST का मामला है, लिक्विडिटी की बात है, ये दोनों बहुत बहुत बड़ी बात है जो अभी होना ही चाहिए। उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। और उसके संकेत उन्होंने दे दिए कि शायद ऐसा होता हुआ नजर आए, क्योंकि सरकार का फोकस बहुत है रियल एस्टेट के ऊपर और सबको घर भी देना चाहते हैं 2022 तक। तो चलिए अब मैं आप तीनों से ही थोड़ा कंक्लूसिव रिमार्क ले लेता हूं, थोड़े मार्क्स के टर्म्स में बात कर लेता हूं। तो अनुज जी, अगर मैं 1 to 10 का स्केल रखूं ओवरऑल बजट को रियल एस्टेट के हिसाब से, आप कितने मार्क्स देंगे? सो ओवरऑल बजट को मैं बोलूंगा 8 on 10, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें बोली। शुरू जब हुआ था तो मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं सोचा ये पॉपुलिस्ट होगा, इलेक्शन होगा, बट काफ़ी फंडामेंटल इसके अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं। और वे पे ये भी देखें कि पॉपुलिस्ट इतना हो नहीं सकता, बिकॉज जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, वो रेन करके 3.4% पे रखा है, विच इज अ बिग थिंग भाई के, यू नो, सो इट कैन नॉट बी। अंदाज से ये जो बात आपने की अनुज जी, मेरे दिल में ये लग रहा है कि इन्होंने इतना सारा सबको दिया, टैक्सेस कम किए और फिर भी बजट बैलेंस करके डिफिसिट को रेन किया। ये मेरे अंदाज से अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे तो 10-15 साल में ऐसे कभी सोचने में नहीं आया कि आप इतने राहत सबको दें और उसके बाद और टैक्स रेट कम करें और फिर भी हम डेफिसिट को कंट्रोल करें। ये 3 बात जो बैलेंस किया है वो एक बहुत बड़ी बैलेंसिंग तो मैं आपसे भी मार्क्स लेता हूं कि समय समाप्त हो रहा है। रियल एस्टेट में ज्यादा दूंगा, थोड़े 8.5 on 10। चलिए गीतांबर साहब, आपकी क्या मार्किंग होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जितना भी इसमें रियल एस्टेट की जितनी भी राहत है सिर्फ डिमांड साइड कस्टमर के लिए दी गई है और ये बहुत अच्छी बात है। 8.5 10 में से अंक इसमें बनते ही बनते हैं। दिल तो ये है कि मैं 9 दूं, लेकिन 8.5 एक अच्छा फिगर है। 8.5 10 में से रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा। लेकिन राहत तो आपके लिए भी आई है वैसे गीतांबर साहब, ATIB और ये सब चीजें इन्वेंट्री वाली आपके लिए भी है। नहीं देखिए, हमारे लिए राहत आई है, लेकिन थोड़ी आई है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। जब हमारा कस्टमर उसको राहत मिलेगी तो नेचुरली हमारी इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। जिसको भी मिले, रियल एस्टेट को राहत मिली है, इसलिए ये बहुत अच्छी। राइट, तो समय बिल्कुल समाप्त। क्विकली निरंजन जी, आपके पॉइंट्स। दिल मांगे मोर, पर मैं 9 पॉइंट्स देता हूं, क्योंकि ऐसे बैलेंस बजट मैंने बहुत साल नहीं देखा। तो जितना भी उन्होंने फोकस की रियल एस्टेट पर, प्लस
जो बैलेंसिंग हर क्षेत्र को दिया, मेरे अंदाज से इट इज ए यूनिक प्रोपोजिशन। मैं वित्त मंत्री होता तो इससे बेटर। चलिए, तो पीयूष गोयल साहब ने बहुत ही कम समय में पढ़ाई की, क्विकली क्रैश कोर्स किया और ऐसा बजट ले आए कि 9 अंक ले आए, 8.5 9 यही उनका नंबर आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत बढ़िया पासिंग मार्क्स आए हैं, फ्लाइंग कलर्स में पास हुए जिसे कह सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिनकी आगे उम्मीदें रहेंगी, अगर वो होती हुई दिखाई देंगी, खासतौर पे जीएसटी, तो शायद ये सोने पे सुहागा होगा। फिलहाल रियल एस्टेट के लिए अच्छा बजट, अच्छे दिन आने वाले हैं, इसी उम्मीद पे इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।